हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या होता है। याद करिए ईंधन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी और काष्ठ कोयला है, ठीक है। जो घर और औद्योगिक उपयोगों में संबंधित जो ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें क्या जाता है, लकड़ी है, कोयला है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो उसके अलावा आ जाता है पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है आदि। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा गया है कि अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो जाता हो, सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि एक अच्छा ईंधन क्या होता है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जो सरलता से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो, वायु के साथ सुगमता पूर्वक जले और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो और जलने के पश्चात कोई वांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो, ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 में की भांति इन्हें ठोस, द्रव, गैसीय ईंधन में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। ईंधन की दक्षता को देखेंगे हम। यहाँ पर क्या देखेंगे, ईंधन की दक्षता। वैसे ये चैप्टर थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है तो जल्दी हम इसे खत्म कर देंगे। आप यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? तो मैं तो भैया एलपीजी को चुनूंगा। इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है, ध्यान रख लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों में ऊष्मीय मान सारणी 4.4 में दिखाए गए हैं। ईंधन के प्रारूप, यदि हम बात करें, ठोस ईंधन में आ जाता है कोयला, लकड़ी, उपले, गोइठा जिसे बोलते हैं। द्रव ईंधन में आ जाता है मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। और गैसीय ईंधन में आ जाता है प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी आदि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीयमान। तो आपको ये याद करना ही होगा। जैसे गोबर के उपले का ऊष्मीयमान होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। लकड़ी का ऊष्मीयमान होता है कितना? तो लकड़ी का ऊष्मीयमान होता है 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कोयले का ऊष्मीयमान होता है 25 से 33,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, इन सब का जो ऊष्मीयमान होता है वो होता है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल और डीजल, याद कर लीजिए, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल, इन सब का जो ऊष्मीयमान होता है वो 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। वहीं मेथेन की बात करें तो उसका पीएच 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। सीएनजी का पीएच 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, मेथेन और सीएनजी। और एलपीजी का पीएच इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, 55,000 किलोग्राम। जैव गैस, बायोगैस जो होती है उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच होता है 35 से 40,000, ठीक है। हाइड्रोजन पीएच नहीं, सॉरी, ऊष्मीयमान। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान होता है वो सबसे अधिक होता है, 1,50,000, ठीक है। ईंधन ईंधन यदि हम बात करें, ईंधन दहन के हानिकारक उत्पाद। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसके स्थान पर कोयले, एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती होती है। परंतु लकड़ी को जलाने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो कि अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है।
जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। ठीक है, यह देखिए, ये ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ये अत्यंत विषैली होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। यहाँ पर उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये हमें सलाह दी जाती है कि हमें कमरे में कभी भी सोएं जिससे जलते या सुलगते कोयले की आग हो, उसे बुझाकर सोएं या उसे बाहर रख दें। ठीक है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकांश मात्रा संभवतः विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यदि हम बात करें कि पृथ्वी के वातावरण में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। जो पृथ्वी है उसके वातावरण में पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि होती है वो विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में बात कर रहा है कि जब कोयला और डीजल की दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अत्यंत दम घोटू और संचारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसल भवन और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखेंगे हम मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का अल्प मात्रा में उत्पन्न करती है उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अच्छा मतलब स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, आगे हम देख अरे वाह बच्चों, आज अब ये तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब ये यहाँ पर ज़रूरी है, आप एक बार इसको ऐसे रीड कर लीजिए कि आपने क्या सीखा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। ठीक है, उसके अलावा आप तीसरा पॉइंट इसका देख सकते हैं कि दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप व निम्नतम ताप होता है जिस पर धाह पदार्थ आग पकड़ ले। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरणों और तेलों से लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। एक होता है अदीप्त क्षेत्र। अब देख क्या लिखा हुआ है, अदीप्त, जो दीप्त नहीं हो मतलब सबसे गर्म भाग होता है। अदीप्त क्षेत्र मतलब सबसे गर्म नीला। दीप्त क्षेत्र थोड़ा गर्म पीला और सबसे ज्योतिहीन क्षेत्र सबसे कम गर्म काला। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला, आसानी से वहन योग्य, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हों। ईंधन की दक्षता का ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्र किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन के कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये सही है। कोयला, डीजल, पेट्रोल के दहन से सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसल, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कल चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 को देखो, यहाँ आपने ये सारी शब्दावलियाँ पढ़ी है। अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा है कि जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है
है ना? अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा है कि जब पेट्रोल से नाइट्रोजन ऑक्साइड उन वो डीज़ल से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, और जब वर्षा जल से क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और अम्ल वर्षा होती है। ऊष्मीयमान के बारे में आपने पढ़ा है, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक ईंधन, ईंधन दक्षता, विषम आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ, इन सब के बारे में आपने बात की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।